पड़ता है इसी मध्य प्रदेश के अंदर, और इसी मध्य प्रदेश के अंदर 50 पैसे किलो प्याज बेचना पड़ता है। किसान बेहाल है चारों तरफ। अभी बड़ी बारिश हुई, आप सब लोग किसानी में देख कर आया, लंबे जहां से मैं चला भोपाल से लेकर के इस दमोह तक, तो मैंने गेहूं के खेत देखे, हर जगह गेहूं होती, और गेहूं के बाली के दौरान होली के समय भारी बारिश हुई, भयंकर ओले भी गिरे, मसूर गेहूं सब नष्ट हो गया। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिखाया गया कि किसान बेचारे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, किसान कैसे अपना कर्जा बैंक को वापस करेंगे, इसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। और रही बात अत्याचार की, तो अत्याचार के मामले में आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में कितना अत्याचार गरीबों के ऊपर होता है, कितना अत्याचार दलितों पर होता है। आए दिन अत्याचार दलितों पर होता है, आए दिन अत्याचार आदिवासी भाइयों बहनों पर होता है। और यही नहीं, इसी मध्य प्रदेश के अंदर जहां यह प्रदेश, ये धरती है जहां पन्ना, हीरा, मोती से लेकर के कोयला, जस्ता, अमृत, लोहा निकलता है, इसी मध्य प्रदेश के अंदर धरती के ऊपर रहने वाले 16 लाख बच्चों को कुपोषण भी हो गया। 16 लाख बच्चे इसी मध्य प्रदेश के अंदर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनको कुपोषण हो चुका है, माने कुपोषित हो चुके हैं, उनकी ग्रोथ रुक चुकी है, उनके दिमाग की ग्रोथ पूरी तरह से रुक चुकी है। ये सारे काम, ये सारी दिक्कतें मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश के अंदर मामा जी की सरकार, वो बोलते मैं मामा हूं, बोलते कि नहीं बोलते कि मैं तो मामा हूं, तो मामा कौन से वाले हैं? कहीं मथुरा वाले मामा तो नहीं हो आप? मथुरा वाला मामा भी था एक, ऐसे उसने भांजों को मारने का काम भी किया था सर। और आज जनता परेशान है, चारों तरफ से नौकरियां खत्म की गई। मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, और खत्म करके आउटसोर्सिंग के जरिए इन्होंने बाहर से लोगों को भरना शुरू कर दिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश की धरती आपकी है, और आप यहाँ पर तमाम मेरे ओबीसी के भाई बैठे होंगे, और आप लोगों की लंबी समय से मांग है कि ओबीसी के भाइयों की संख्या 52% है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन सरकार 52% तो छोड़ दीजिए, 27% रिजर्वेशन भी आज मध्य प्रदेश में ओबीसी को देने का काम नहीं कर रही है। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, तो मानव सिंह कांशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। यही नियम होगा, यही नियम सभी के लिए होगा। और यह भी नियम होगा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये भी हम काम करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख एकड़ जमीन हमने पट्टे में देने का काम किया, गरीबों को देने का काम किया, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो संत समाज का गरीब हो, अगर उसके पास जमीन नहीं है खेती के लिए, तो हमने सरकारी जमीनों में 4.5 लाख एकड़ जमीन हमने पट्टे देने का भी काम उत्तर प्रदेश में किया है। ये सारी योजनाएं हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आपके महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। ये फूले साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, साहू की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और इसीलिए ये तमाम विरोधी पार्टियां, उनको डर है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से डर साथियों है। उनको डर लगता है बहुजन समाज पार्टी से, कहीं गलती से भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आ जाए। बहुजन समाज पार्टी को रोको, जैसे भी रोकना है ऐसे रोको, लेकिन बीएसपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। अगर बीएसपी सत्ता में आ गई तब क्या होने वाला? कभी आपने सोचा कि अगर बीएसपी सत्ता में आ गई तो क्या होने वाला है? अगर बीएसपी सत्ता में आई तो गरीब की मोचों पर भी ताव आ जाएगा साथी, गरीब की मोचों पर भी आएगा। किसान भी उसके साथ में कोई उत्पीड़न करेगा तो किसान भी पीछे नहीं हटने वाला। कोई दलितों पर अत्याचार नहीं कर सकता है, कोई आदिवासियों पर अत्याचार नहीं कर सकता है, कोई हमारी बहू बेटियों की तरफ बात उठा करके भी नहीं देख सकता। अगर हमारी सरकार आ गई तो प्रदेश के अंदर गुंडे मवालियों को मध्य प्रदेश से खदेड़ करके कहीं बाहर भेजने का भी काम करेगा। एक भी गुंडे मवाली यहां नहीं रहेगा।
ये सारे काम हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। और जो योजनाएं आदरणीय बहन ने उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया, छत्रपति साहू जी महाराज साहब के लिए हमने तमाम महान नगर बनाए, यूनिवर्सिटी का भी नाम रखा, और उनके सम्मान के लिए हम मध्य प्रदेश में भी ऐसे काम करेंगे। महात्मा फुले के सम्मान के लिए भी हम बहुत सारे काम मध्य प्रदेश में करने का काम करेंगे, और गरीबों के लिए भी काम करेंगे। वो काम जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया कि मानवर श्री कांशीराम साहब आवास योजना देने का काम किया, और उस आवास योजना के तहत 2 कमरे का बड़ा बनाया फ्लैट, लेट्रिन, बाथरूम, किचन, बरामदा, गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन, ये सारे मकान उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बना करके गरीबों को 2.5 लाख मकान बना करके फ्री में देने का काम किया। फ्री में देने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया, और जिनकी आज कीमत 33 लाख रुपए है। अब आप समझ लीजिए, 33 लाख रुपए के मकान आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में मानवर श्री कांशीराम साहब योजना के तहत शहरों में, कस्बों में बना करके गरीबों को देने का काम किया। वो गरीब चाहे जिस जाति के हों और चाहे वो जिस बिरादरी के हों, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो। अगर वो गरीब है तो उसे मकान मिलेगा। यहां तक कि जो दिव्यांग है, जो शरीर से विकलांग है, उनके लिए भी मकान आदरणीय बहन ने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। साथियों, ये सारे काम, सारी योजनाएं हम इस प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, और 25,000 सरकारी स्कूल और बंद करने जा रहे हैं। 25,000। मैं उनको बताना चाहता हूं, 2023 में जब बीएसपी की सरकार आएगी, तुमने 25,530,000 बंद करोगे तो हम 1 लाख नए सरकारी स्कूल खोलने का भी काम करेंगे। 1 लाख नए सरकारी स्कूल खोलेंगे, अच्छे से अच्छे टीचरों की भर्ती करेंगे, और बच्चों की पढ़ाई पूरे प्रदेश के अंदर फ्री करने का काम करेंगे। अगर बच्चा गरीब है तो उसे 1 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, यही विचारधारा हमारे बाबा साहब की है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इस देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और ये बात बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख करके भी दी है। और यही नहीं, बाबा साहब ने यह भी लिखा कि गरीबों के बच्चों की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चा 1 साल से लेकर के 12 साल तक जो भी बच्चा होगा, उसकी देखने की, देखभाल की, पढ़ाई की, दवाई की, उसके खाने की व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन क्या सरकारें आज करती हैं? अगर आज सरकारें कर रही होती तो मध्य प्रदेश के अंदर 16 लाख बच्चों को कुपोषण नहीं होता। ये यहाँ की सरकारें ये आपके पैसे को खाने का काम करती हैं। वहाँ बैठे बड़े लोग आपके खून पसीने कमाई को वहाँ पे भ्रष्टाचार के जरिए खाने का काम करती हैं। और अभी खरे जी गाना भी गा रहे थे, जीतू खरे जी इन्होंने गाना गाया कि रद्दी लोग सत्ता में बैठ गए। बैठे कि नहीं बैठे? रद्दी लोग जो आपके पैसों को लूटने का काम करते हैं, जो आए दिन करप्शन करते रहते हैं, जो आए दिन अत्याचार करते रहते हैं, जिनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, जिनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है कि गरीब का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी है कि नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनका एकमात्र है कि बड़े धंधा सेठों के लिए काम करा जाए, बड़े धंधा सेठों को प्रदेश में लाओ और लूटने के लिए छोड़ दो। कोई हीरा लूटेगा, कोई कोयला लूटेगा, कोई पन्ना लूट रहा है, तो इस तरह से लूटने का यहाँ पे धंधा सेठ करने का काम कर रहे हैं। और आज सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। अगर आपके बच्चे और हमारे बच्चे पढ़ लिख भी जाएंगे तो नौकरी कहाँ करेंगे? कहाँ से नौकरी करेंगे? जब सरकारें इस सारे विभाग बेचने का काम कर रही है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर आप सबको पता होगा कि एक भोपाल के अंदर रानी कमलापति स्टेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितने लोग जानते हैं? वहां पर सारे लोग जानते हो। और रानी कमलापति स्टेशन को किसने बनाया? सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उसको बना दिया, और बनाने के बाद उसको दे दिया किसको? अदानी को। माने कि हमारे पैसे से स्टेशन बना, हमारे और आपके पैसे से, हमारे और आपके खून पसीने कमाई से स्टेशन बना, और स्टेशन को दे दिया किसको? अदानी को। एयरपोर्ट, इस देश के बड़े एयरपोर्ट
दे दिए बड़े बड़े धन्ना सेठों को, हवाई जहाज की कंपनी एयरलाइन बेच दी, बैंकिंग सेक्टर बेच दिया, तमाम कंपनियां बेच दी। तो हमारे बच्चे और आपके बच्चे नौकरी कहां करेंगे? कहां करेंगे आपके और हमारे बच्चे? जो बीएसएनएल कंपनी थी, बीएसएनएल के अंदर 5,44,000 लोग नौकरी करते थे। अब आप समझ लीजिए, बीएसएनएल के अंदर 5,44,000 लोग पूरे देश में नौकरी करने का काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से मिली भगत करके बीएसएनएल को खत्म करने के लिए काम किया, और आज ये हालात है कि बीएसएनएल हमारे देश की नवरत्न कंपनी थी, वो उसमें से एम्प्लॉय घट के मात्र आज 44,000 बचे। जहां 5,40,000 के ऊपर एम्प्लॉय था, कर्मचारी थे, इंजीनियर थे, अधिकारी थे, छोटे कर्मचारी थे, तृतीय कर्मचारी थे, चपरासी थे, तो सब मिला के 5,44,000 लोगों की नौकरी उसमें मिलती थी। 5,44,000 परिवार बीएसएनएल कंपनी से चलने का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसे बंद कर दिया। और किस लिए बंद किया? कि उनके जो प्राइवेट दोस्त हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी कंपनियों को चलाने के लिए भारतीय सरकारी कंपनी को बंद करने का हिसाब किताब किया। अब आज वो कंपनी हजारों करोड़ रुपए के घाटे में कर दी गई। सर, जब सारा जहां हमारे और आपके बच्चे नौकरी करेंगे पढ़ लिख करके, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई बाबू बनेगा, और ये सारे विभाग बेच देंगे, सारी कंपनी बेच देंगे, तो हमारे और आपके बच्चे नौकरी कहां करेंगे? पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी कहां करेंगे? तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये बैठी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जब ये सत्ता में आती है तो एकमात्र काम करती है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए काम करती है। और इसीलिए ये लोग डरते हैं कि बीएसपी नहीं आनी चाहिए। अगर बीएसपी आ गई तो गरीबों के बच्चे कलेक्टर बन के ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ के अधिकारी बन जाएंगे। सर, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ के अधिकारी बनेंगे, आदेश देने का काम करेंगे। और इसलिए बीजेपी ये नहीं चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती। हमारी और उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बीजेपी के साथ में या कांग्रेस के साथ में हमारी कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन दुश्मनी किस बात से है? सिर्फ विचारधारा। हमारी और उनकी विचारधारा अलग। वो ये कहते हैं कि सारी संपत्ति देश की, सारी जमीन देश की, सारे जंगल जमीन, ये देश का जो भी है वो सारे धन्ना सेठों को दे दीजिए, सारा धन्ना सेठों के पास होना चाहिए। और लेकिन हमारी विचारधारा अलग, क्योंकि हमारी विचारधारा साहू फूले अंबेडकर के ऊपर विचारधाराओं पर चलती है। हमारी विचारधारा अलग है कि हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा भी इस देश का मालिक बने, गरीब से गरीब का बच्चा भी इस देश में पढ़ाई लिखाई करे और डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। ये हमारी विचारधारा, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं है। तो यही विचारधारा हमारी और उनकी अलग अलग है, यही हमारी और उनकी अलग अलग है। वो जानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी आई तो एक एक रुपए का हिसाब हम आपसे लेने का काम करेंगे, या आपने कितना पैसा आया और कहां कहां लुटाने का काम किया। तो उनको मालूम है कि अगर ये बीएसपी वाले आ गए, ये बाबा साहब के बच्चे सरकार में आ गए, ये फूले के बच्चे सरकार में आ गए, इस साहू को मानने वाले लोग सरकार में आ गए, तो एक एक रुपए का हिसाब लेने का काम करेंगे, एक एक रुपए का हिसाब लेने का काम करेंगे। और इसीलिए उनको खौफ रहता है कि गलती से भी कुछ भी करो, लेकिन बीएसपी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज जाग चुका है, और आज ये बहुजन समाज अपने अधिकारों की जंग लड़ रहा है। आज ओबीसी के बच्चे प्रदेश के अंदर 52% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 52% रिजर्वेशन की ओबीसी के बच्चे मांग कर रहे हैं, और एससी एसटी के बच्चे भी नौकरी और शिक्षा की मांग कर रहे हैं, मान और सम्मान की मांग कर रहे हैं, अत्याचार मुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो आज इन सब लोगों ने ये कसम खाई है कि 2023 में हाथी के सामने वाले बटन को दबा करके बीएसपी की सरकार मध्य प्रदेश में बना करके रहेंगे। और इसके लिए आप सब लोगों को भी जरूरत है कि आने वाले समय में 2023 में पथरिया से भी हाथी जीत करके भोपाल जाना चाहिए। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा?
पीछे से नहीं आ रही, जाएगा कि नहीं जाएगा? पथरिया से भी भोपाल हाथी जाएगा। और आप समझ लीजिए कि अगर आप सब लोगों ने पथरिया से जिता करके भोपाल हाथी भेज दिया, जो आपके मन में सपना है कि देश की गद्दी पर 2024 में हमारी बहन जी बैठनी चाहिए, है कि नहीं है? सभी के मन में एक ख्वाहिश है, चाहे यहां मेरी माताएं बैठी हो, चाहे मेरे नौजवान साथी बैठे हो, चाहे मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं, सभी के दिल में यह आस है कि काश मेरी बहन जी इस देश की गद्दी पर बैठ गए। तो बैठाने के लिए इस बार आज से ही मेरे बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, नीला कफन बांध लीजिए और नीला कफन बांध के सत्ता के महासंग्राम को जीतने के लिए जंग की तैयारी कर दीजिए सर। ये सत्ता का महासंग्राम होने वाला है और इस सत्ता के महासंग्राम को जीत करके लाना है। सत्ता के महासंग्राम को जीतना है और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को चाहता हूं कि सत्ता के महासंग्राम को जीतने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, बहुत ही आसान रास्ता बाबा साहब ने हम सबको दिया है। बाबा साहब ने हमें जानते थे कि हमने लाखों हजारों साल की गुलामी को खत्म किया, ये आप सब मानते हैं। अगर आज आपको कुर्सी मिली हुई है तो ये देन किसकी है? बाबा साहब की देन है कि नहीं है? आज कुर्सी मिली है, मंच मिला है, ये देन किसकी है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन साथी। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने सपना देखा कि ये मेरे बच्चे इस देश के गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इनके बच्चे इस देश में ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ के अधिकारी बन जाए, मुख्य धारा में आ जाए। तो उस सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने हमको रास्ते दिए। रास्ते कौन से? बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दिया है। क्या ये वोट का अधिकार है? इसी वोट के जरिए आपको इस देश का राजा बनना है। मैं आपको वोट इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप इस वोट को 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, 5000 रुपए में, कि एक बोतल दारू में, 1 किलो मुर्गे में बेचने का काम करना। मेरे बच्चों, ये वोट हमने आपको इसलिए नहीं दिया है। मैंने तो आपको ये वोट बड़ी मुसीबतों से निकाल करके, बड़े झंझावटों से निकाल करके आपको इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए दिया है, ना कि इसको बेचने के लिए दिया है। और इसीलिए मेरे बच्चों, आने वाले समय में ये मेरा सपना है, बाबा साहब ने देखा था कि मेरा सपना है कि मेरे बच्चे इस देश के हुक्मरान बने। और आज तक ये सपना बाबा साहब का सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ कि जहां पर बाबा साहब की विचारधारा के तहत माननीय श्री कांसी राम साहब के अथक प्रयास से आदरणीय बहन जी के संघर्ष की वजह से आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी कि नहीं बनी। और इस धरती के अंदर आज तक मध्य प्रदेश में बाबा साहब की, साहू की, फूले की विचारधारा आज तक यहां लागू नहीं हो पाई। और किस लिए लागू नहीं हुई? क्योंकि हम सत्ता में नहीं आ पाए। ये बाबा साहब की जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि पर भी हम बाबा साहब की विचारधारा को आज तक लागू नहीं कर पाए। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि 2023 में ये तैयार करके जाइए कि हम बाबा साहब की विचारधारा को इस प्रदेश में लागू करके रहेंगे और बीएसपी की सरकार यहां पर बना करके रहेंगे साथियों। और उसी दिन बाबा साहब का सपना जरूर पूरा होगा। और आपने 2023 में कुछ अच्छा किया तो 100% हम 2024 की जंग को भी जीतने का काम करेंगे। जो सत्ता का महासंग्राम होगा उस जंग को जीतने का काम करेंगे। और इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक